साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में ही बताया था कि कोर्ट केस के बारे में और बहुत सारे सेंटर की कुछ एक डिटेल्स दी थी मैंने आपको कि कौन कौन से सेंटर में कितने कितने जो कैंडिडेट है वो पहुँचे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि अभी भी हमारे पास काफ़ी समय है कि हम कोर्ट केस कर सकते हैं। वो कोर्ट केस कौन सा? क्योंकि कुछ एक जब हम कोर्ट केस करते हैं दोस्तों, तो हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और गलत जगह कोर्ट केस कर देते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये है केंद्र की रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इसे आप स्टेट लेवल पर सॉल्व नहीं कर सकते। आपने अपने स्टेट लेवल पे केस किया है, उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको जो केस करना है वो केंद्र लेवल पे करना है। तो आप सीधी तौर पे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमने जब प्रोटेस्ट शुरू किया था, अच्छी बात है प्रोटेस्ट करो, उससे भी हल होता है, तो वो भी सही बात है। जब हमने शुरू में प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में, तो वहाँ पर एक हेड कांस्टेबल जी थे, उन्होंने हमें बोला था कि बेटा, अगर तुम लोगों को अगर सही में ज्वाइनिंग चाहिए तो प्रोटेस्ट ना करके आप एक काम करो, लीगल तरीके से, ठीक है, लीगल तरीके से आप जो है वो इस केस को सॉल्व करो। आप सुप्रीम कोर्ट में केस करो, नहीं तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट में केस करो। आप अपने स्टेट में मत करो, दिल्ली हाई कोर्ट में केस करो। जिससे क्या होगा, वो सेंट्रल लेवल के हैं तो उनकी सुनवाई जो है वो बहुत जल्दी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में करते तो आपकी तुरंत सुनवाई होती है। कई जो ज्ञान चौधरी हैं वो इसमें ज्ञान पेलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, 2011 का कैंडिडेट है एक, मेरा जान पहचान का है, उनसे मेरी बात हुई जब 2011 में जब ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है। सभी कहते हैं ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। उस कैंडिडेट ने, जो कि आज सीआरपीएफ में नौकरी कर रहा था, उस कैंडिडेट ने क्या किया था, एसएससी पे केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ किया था? एससी में सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। सुप्रीम कोर्ट में जब उसने केस किया तो एसएससी को इतने मतलब पॉइंट से घेर दिया उसने, तरह तरह के पॉइंट से, कि कुछ दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मंत्रियों को ऑर्डर दिया, जो एमएचए में थे गृह मंत्री, उनको बुलाया और कांग्रेस का एक नेता वहाँ पर आया जहाँ पे धरना प्रदर्शन था, और उनको बोला कि ऑल मेडिकल फिट तो नहीं होगा, लेकिन आपकी जो सेकंड मेरिट वो जारी कर दी जाएगी, प्लस आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। और आपको पता है कि 2018 तक एसएससी जीडी 2011 की वेटिंग लिस्ट आती रही है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, हम जब हम केस करेंगे एसएससी पे 2018 की भर्ती का, तो उसमें की पॉइंट्स क्या क्या हमारे, हम किस बेस पे कर सकते हैं। अभी भी मैं बोल देता हूँ, जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी एकजुट होकर जो वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करें। और कभी भी, एक मैं आपको सूचना देता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल मैंडेटरी बात जो आपको याद रखनी है वो है, कभी भी जो आप केस करोगे वो पर्सनली केस नहीं करना है। जब सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो ये नहीं कि मैं अकेले केस कर देता हूँ अपने लिए, नहीं, उसकी सुनवाई नहीं होगी इतनी जल्दी। आपने जो केस करना है एसएससी पे, सभी एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट है उस बेस पे करना है, ताकि ये होगा कि सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो परेशान हैं उससे और उस पर ज़्यादा कार्रवाई होगी। जैसे कि आपके जो मांगे हैं वो तो यही रहेंगी कि सेकंड मेरिट, ठीक है, सेकंड मेरिट प्लस वेटिंग लिस्ट। ऑल मेडिकल का मुद्दा नहीं होगा दोस्तों, इसमें मैं बता दूं आपको, सेकंड मेरिट प्लस वेटिंग लिस्ट, ये तो आपकी मौलिक मांगे हैं जिसे हम बोल सकते हैं। और प्लस इसमें आपके जो एसएससी को किस तरह से आप घेर सकते हैं, इसमें कुछ एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो एसएससी को जो आप घेर सकते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है। नंबर 1, पहला पॉइंट, जो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन किया ये किस बेस पे किया और क्यों किया। तुम पहले अगर नोटिफिकेशन देखते हो तो उस नोटिफिकेशन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। बीच में तुम ले आते हो कि जी हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तुम उस हिसाब से पेपर सेट करो ना, तभी पता चले कैंडिडेट का डिफ़िकल्टी लेवल। अपनी मर्ज़ी से किसी कितने बढ़ा दिए, किसी की उनको लो कर दिया, किसी को हाई कर दिया, तो ये कहीं भी मतलब इस तरह सा भर्ती में मान्य नहीं है। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग में लिख देते हो नोटिफिकेशन तब तो सही, बीच में घुसा देते तो ये कुछ भी करने वाला रोल आ गया इसमें। अब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 की। जो पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, वो है आपका
इस भर्ती से रिलेटेड जो आपका मेरिट बढ़ाई गई, ठीक है, आपकी जो मेरिट बढ़ाई गई 3 बार, इतिहास में पहली बार हुआ है जो आपकी मेरिट है वो 3 बार बढ़ाई गई। अमूमन किसी भर्ती में ऐसा नहीं होता। आईएएस लेवल की भी भर्ती होती है दोस्तों, उसमें भी 3-3 बार मेरिट नहीं लगती है। ये तो कांस्टेबल रैंक की थी, 3-3 बार मेरिट लगी, मेरिट लो करके एडिशनल को बुलाया गया, एडिशनल की फिर मेरिट हाई कर दी गई। तो ये कहाँ का नियम है जो बार बार आपका इसमें लगाया गया। और नंबर जो आपका तीसरा पॉइंट है वो ये पॉइंट है दोस्तों आपका कि 2011 में प्लस 2015 में जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है, तो जब एलोकेशन आती, फोर्स लिस्ट की एलोकेशन, तो उसमें क्या होता कि कैंडिडेट के जो है वो मार्क्स भी शो किए जाते थे। जैसे आपको सीआरपीएफ मिली, कौन सा सेंटर अलॉट हुआ, और आपके जैसे 70 मार्क्स हैं, आपके मार्क्स भी शो किए जाते थे। इस बार क्या किया इन्होंने, आपको पर्सनली मार्क्स दिखाए गए, जिससे अपने मार्क्स मैं देख सकता हूँ और जो साथ में है आपका दोस्त वो अपने पर्सनली देख सकता है। तो इससे क्या हुआ कि कैंडिडेट अपने अपने मार्क्स देख सकते हैं। धांधली हुई है इसमें, इनको पता है, तभी तो इन्होंने सभी कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो उस फोर्स एलोकेशन वाली लिस्ट में जारी नहीं किए। ये तो पॉइंट है आपका। नंबर जो चौथा पॉइंट है आपका वो ये है कि जो भी भर्ती होती है दोस्तों, कोई भी भर्ती है वो सीएपीएफ की, ठीक है, सीएपीएफ की कोई भी भर्ती है वो विद इन 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स में इनको कंप्लीट करनी होती है। और इसको लगभग 3.5 3.5 साल लग गए कंप्लीट। कोरोना फैक्ट था मानता हूँ मैं, लेकिन 3.5, लेकिन आपकी एज तो इसमें पार हो गई। तो सोचो इसकी भरपाई कौन करेगा। इसकी भरपाई के लिए सरकार कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना। आप तो ओवर एज हो के इसी के चक्कर में पड़े थे। तो ये आपके पास काफ़ी अच्छा पॉइंट है। नंबर चौथा जो पॉइंट है आपके पास वो है दोस्तों कि जो जितनी वैकेंसीज़ थी 60,210 वैकेंसीज़ थी, ये भी पूरी प्रॉपर फिल नहीं की गई। क्यों नहीं की गई भाई? तुम्हें कैंडिडेट नहीं मिले तो तुम किसी दूसरे कैंडिडेट से फिल करते ना। तुम तो उसमें लिख देते हो कि नहीं हमने इतनी ली, ये किया वो किया, कुछ भी, मतलब जो खुद का नोटिफिकेशन उनको खुद कोई समझ में नहीं आता है। और जो 4,000 के समथिंग वैकेंसीज बची उनको फुलफ़िल करना चाहिए था इनको, वो भी इन्होंने नहीं की। और यहाँ पर 5वें पॉइंट की बात करें तो हम एक्स सर्विसमैन की 5वें की, तो ये एक्स सर्विसमैन की जो यहाँ पर दलील दे रहे हैं कि हमने एक्स सर्विसमैन की जो है सीटें जो है वो फिल कर दी गई। अब मानता हूँ मैं फिल कर दी है, तो जब आपका रिजल्ट आता तो उसमें आगे आप 0-0 क्यों शो करते हो? जैसे आईटीबीपी का 0-0 शो किया है, सीएसएफ का 0-0, वो क्या मतलब है? उस रिजल्ट में दिखाओ ना, आपने 5 भरी हैं तो 5 वहाँ पर शो करो। अपनी मर्जी से बस मन गढ़ंत नोटिस निकालती है, ये कर दिया वो कर दिया। दोस्तों अच्छे से चैलेंज कर सकते हो आप उसको, आपके मानवाधिकार का हनन हुआ है। और कोर्ट में क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट में जाओ तो 80% जो है मामले देखो तो स्टूडेंट की ही जीत होती है। तो आपको सिर्फ वहाँ पर ये मांग रखनी है कि वेटिंग लिस्ट जारी की कर दी जाए इसकी, और सेकंड मेरिट निकाली जाए। और जो छठा सबसे बड़ा आपके पास पॉइंट है वो ये है कि जो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, अभी जो ज्वाइनिंग हुई है सीआरपीएफ की, सीआरपीएफ बीएसएफ वगैरह की, और इसकी मैं आपको लिस्ट निकाल के दे दूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं तो 500 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहा है, कहीं 150, कहीं 200। तो ये कहाँ आंकड़ा जाएगा आप सोचो। तो वो वाली लिस्ट भी आपने वहाँ पर शो करनी है, कितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे, तो इनको कैरी फॉरवर्ड ना करें अगली वैकेंसी में। जो हम फिट हैं, हमारा अधिकार है इस भर्ती पे, तो हमें क्यों ना मिले जो फिट बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ये कहाँ का नियम है भाई? ये नियम होना चाहिए, और डेफिनेटली मैं 200% श्योर हूँ आपको मिलेगा अगर आप ढंग से कोर्ट में चैलेंज करोगे तो। ये आप प्रोटेस्ट के चक्कर में रहोगे या किसी की बातों में आके कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। अगर आपने दिल से मेहनत की है तो बस लास्ट मौका है, आप कैंडिडेट इकट्ठे होके जितने बंदे हो सकते केस डालो, सारे डालो केस। और पर्सनली मांग ना रखना कि मेरी ये है और मेरे को ही मिले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। सभी के लिए रखनी पड़ेगी सेकंड मेरिट प्लस वेटिंग लिस्ट, तभी जाके कुछ सोल्यूशन मिलेगा। जो भाई पॉइंट में रहे उनको तो वर्दी 100% मिल ही जाएगी। और नेक्स्ट बात कर, कुछ एक मैं आपको यहाँ पर आंकड़े दिखाता हूँ, तो आपको वहाँ पर देख के पता चलेगा दोस्तों कि नहीं हाँ बाकी ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, मैंने कल सेव कर रखा हुआ यहाँ पर, आपको शो करता हूँ मैं यहाँ पर। जो ज्वाइनिंग हुई है कैंडिडेट्स की उसमें कितना कितना क्या क्या रेशो आया है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने
सेव कर रखा हुआ है मेमो में, तो दिखाता हूँ आपको। ये कुछ एक डाटा है दोस्तों, इसे देख सकते हो आप। ये बीएसएफ जम्मू में 1280 कैंडिडेट बुलाए थे, 819 ने ज्वाइन किया है। ठीक है। सीआरपीएफ सिल्लीगुड़ी में 440 कैंडिडेट बुलाए थे, 260 ने ज्वाइन किया, 184 पेंडिंग खाली है। नागपुर सीआरपीएफ सेंटर में 60 एब्सेंट थे, जितने ही बुलाए होंगे 60। असम राइफल में कोई सेंटर है, असम राइफल में 725 कैंडिडेट बुलाए थे और 125 ने ज्वाइन किया है वहाँ पर। गांधीनगर गुजरात सीआरपीएफ सेंटर में 338 बुलाए थे, 289 ने ही ज्वाइन किया है। सीआरपीएफ मुरादाबाद 484 बुलाए थे, 353 ने ही वहाँ पर ज्वाइन किया है। सीआरपीएफ अमेठी 483 बुलाए थे, 373 ने ही ज्वाइन किया था। रामपुर में 476 बुलाए थे सीआरपीएफ सेंटर यूपी, 332 कैंडिडेट ने वहाँ पर ज्वाइन किया। तो इसका भी आप मोटा मोटा निकालोगे तो 1500 के समथिंग आ जाएगा, 1500 1200 ऐसे करके, मैंने काउंटिंग नहीं की है। तो ये कितने सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटरों में 1200। तो ऑल इंडिया में कितने सेंटर है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, एनआईए, सीआईएसएफ वगैरह के। तो सोचो कहाँ भाप जाएगी दोस्तों। तो आप अभी मौका है, जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में हो सकता तो चैलेंज कीजिए कोर्ट में अच्छे से, ये सारे निकाल के ले जाइए आप। और प्लस मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मैंने आरटीआई डाली हुई है। अगर सीआरपीएफ की तरफ से जवाब आता तो दोस्तों आपके समक्ष रख दूंगा। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि यार मुझे भी था, एक शौक़ था, मैं भी कैंडिडेट था, लेकिन मेरी आपको पता है जॉब लगी हुई है, तो मैं इतना ज़्यादा इसके लिए मतलब वो नहीं करूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ यार कुछ एक, जो भाई जिनके पास जॉब नहीं है यार, वो तो कुछ ना कुछ इसमें और अपना एफर्ट डाल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है आप केस कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए दोस्तों। डेफिनेटली आपको वर्दी मिलेगी। ये 2011 कैंडिडेट बोल रहा है, उस बिहाफ पे बोल रहा हूँ मैं, जो मतलब खुद आपको रिकॉर्डिंग सुना दूंगा अगली वीडियो में उसकी। तो इसलिए वो हमारे भले के लिए बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए आप, आपके पास बहुत पॉइंट है। और वेटिंग लिस्ट प्लस सेकंड लिस्ट उनको देनी ही पड़ेगी। और वैकेंसी वाला भी ये मुद्दा आपको रखना पड़ेगा कि इतने सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत जगह हो गए हैं, तो क्यों ना इस भर्ती को अगले में ना ट्रांसफ़र करके हमें इसका मौका दिया जाए। हमें मिलना चाहिए दोस्तों, हमारा हक है ये। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम इस पे चर्चा। अब दोस्तों जितना समझाना था आपको समझा दी, बाकी आप सभी समझदार हैं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 32 जज बैठते हैं, आपको कोई बहलाएगा फुसलाएगा बातों में नहीं आना है अपने। 32 जज बैठते हैं। अगर वो कहते हैं बीजेपी ने सब कुछ खरीद लिया, कुछ नहीं है दोस्तों ऐसा, ठीक है। अधिकतर मामले जो होती है कोर्ट में वो कांग्रेस जीतती है। क्यों जीतती है? अगर खरीद लिए तो 32 के 32 एक साथ थोड़ी ना बिक जाते हैं, तो उसमें कुछ एक बिना बिकने वाले भी होते हैं। तो आपके पक्ष में 110% आएगा ये मामला, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हो तो। फिर बता रहा हूँ, पर्सनली केस ना करें कोई भी, सभी के हक में होगा केस, तभी जाके आपकी बात पे गौर होगा। तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए और जल्दी से जल्दी जाइए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस ठोकिए, जीत आपकी होगी निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।